अब बारी है पश्चिमी भारत को जानने की। एबीपी न्यूज सी वोटर ने जो सर्वे पश्चिम भारत में किया है, हम सबसे पहले आपको बताते हैं कि पश्चिम भारत में 78 लोकसभा की सीटें हैं। कौन कौन से राज्य पश्चिम भारत में आते हैं, पहले तो ये जान लीजिए। गोवा, जिसमें 2 लोकसभा की सीट है। गुजरात, जिसमें 26 लोकसभा की सीटें हैं। महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं। दादर और नगर हवेली, दमन एवं दीव, उसमें 2 लोकसभा की सीटें हैं। तो यह आंकड़ा हमने आपको बता दिया। अब आगे बढ़ते हुए हम उस सवाल पर आ जाते हैं कि अगर डायरेक्ट चुनाव करा लिए जाएं तो लोकप्रियता के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोग चुनेंगे या फिर राहुल गांधी को चुनेंगे, इस पर आ जाइए। महाराष्ट्र में 55% लोगों की पसंद नरेंद्र मोदी है। राहुल गांधी 30% लोगों की पसंद है। दोनों नहीं कहने वाले 6% लोग हैं और पता नहीं में 9% लोग हैं। गुजरात में जो 63% लोग नरेंद्र मोदी को डायरेक्ट चुनेंगे, राहुल गांधी को 32%, दोनों नहीं कहने वाले 4% लोग हैं और पता नहीं कहने वाले 1% लोग हैं। गोवा की बात करें तो उसमें 50% लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनेंगे, 28% लोग राहुल गांधी को चुनेंगे, 1% लोगों का यह कहना है कि दोनों नहीं और पता नहीं कहने वाले 21% लोग हैं। आगे की जानकारी के लिए आपको लिए चलते हैं डेटा सेंटर अखिलेश के पास। शुक्रिया विवेक आपका। तो अब देखिए, अब आपके सामने, दर्शकों के सामने हम वो आंकड़े रखने जा रहे हैं जिसका लंबे वक्त से तमाम लोगों को इंतजार था। पश्चिमी भारत की अब बात होगी। पश्चिमी भारत में अगर आज की तारीख में चुनाव हो जाए तो इस रायशुमारी के मुताबिक आंकड़े क्या गवाही देते हैं, जरा उस पर आप गौर फरमाइए। ये देखिए, ये आंकड़े आपके सामने। सबसे पहले वोट प्रतिशत, एनडीए 46% वोट जाता हुआ एनडीए के खाते में, इंडिया गठबंधन के खाते में 37% वोट जाता हुआ नजर आ रहा है। और अन्य की मैं बात करूं तो अन्य के खाते में 17% वोट जाता हुआ नजर आ रहा है। यह तो वोट प्रतिशत की बात हुई, लेकिन पश्चिमी भारत की इन 78 सीटों को अगर हम कन्वर्ट करें, वोट परसेंटेज को सीटों में कन्वर्ट करें तो किसके खाते में कितनी सीटें जा रही है वो देखिए। अब आपके सामने क्या आंकड़ा आता है। एनडीए, सबसे पहले एनडीए गठबंधन की हम बात करेंगे, जिन्हें सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत मिलता हुआ जा रहा था। सीटों में जब कन्वर्ट करते हैं तो 45 से 55 सीटें यहां पर एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही, यानी बीजेपी और सहयोगियों के खाते में। जबकि इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो 25 से 35 सीटें इंडिया गठबंधन के पास जा रही हैं और अन्य के खाते में 0 से 5। तो कुल मिलाकर ऐसी तस्वीर पश्चिमी भारत की नजर आ रही इस सर्वे के मुताबिक। आज हम बात करने वाले हैं पश्चिम की। अब हम सब जानते हैं कि सूरज तो पूरब से उगता है, लेकिन पश्चिम में राजनीतिक सूरज किसका उठान पर है, कुछ उग रहा है या ढल किसका रहा है, ये दिलचस्प बात है, ये देखने वाली बात है पश्चिम भारत की। जैसा अखिलेश अभी आपको बता रहे थे, कुल मिलाकर 78 सीटें हैं। हमने डेली ट्रैकर भी किया है, लेकिन तफसील से जो लोगों से उनकी राय जो हमने मांगी, जो ये ओपिनियन पोल किया 2024 का, वो हमने किया महाराष्ट्र का। और महाराष्ट्र में आप जानते हैं उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं, 80 उत्तर प्रदेश की, और उसके बाद नंबर महाराष्ट्र का ही आता है, 48 सीटें। और इन 48 सीटों में जो बीजेपी का गठबंधन है, और बीजेपी के साथ कौन है, शिवसेना का एक धड़ा जो एकनाथ शिंदे के साथ आ गया, वो मुख्यमंत्री हैं, और एनसीपी का अजित पवार गुट, कुल मिलाकर इनके पास 37% वोट। और कांग्रेस गठबंधन जो है, या मैं कहूं शिवसेना का जो गठबंधन है, महाविकास अघाड़ी, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट, एनसीपी शरद पवार गुट और कांग्रेस, इनके पास 41% वोट बैंक, 4% की बढ़त। बीजेपी के गठबंधन को 19 से 21 सीटें मिलेंगी और महाविकास अघाड़ी को 26 से 28। और यहां पर 2019 की तस्वीर भी आपको याद दिला दूं, एनडीए के खाते में बीजेपी गठबंधन, तब बीजेपी शिवसेना के साथ गठबंधन में थी, 25 सीटों पर लड़ी, 23 जीत गई थी। शिवसेना 23 पर लड़ी, 18 पर जीत हासिल की थी। कुल मिलाकर एनडीए को 42 सीटें मिली थी। तो आधी होती दिख रही हैं ये सीटें, लेकिन इसकी भरपाई सीधे सीधे गुजरात करता दिख रहा है। 2019 का जो इतिहास है वो दोहराया जा रहा है। वहां पर एक बार फिर 26 सीटें हैं, 26 की 26 बीजेपी की झोली में जाती दिख रही हैं। चर्चा में मेरे साथ सी वोटर के सर्वे सर्वा यशवंत देशमुख, जिन्होंने हमारे लिए ये सर्वे किया है, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे,
और वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह। ये 3 लोग तो मेरे साथ स्टूडियो में हैं। और जो राजनीतिक मेहमान हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अतुल लोंडे पाटिल, एनसीपी अजित पवार गुट के महासचिव हैं, मुख्य प्रवक्ता भी हैं बृजमोहन श्रीवास्तव, शिवसेना शिंदे गुट के प्रवक्ता कृष्णा हेगड़े और शिवसेना उद्धव गुट के प्रवक्ता आनंद दुबे इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले यशवंत, मैं एक चीज पर क्लैरिटी चाहूंगा। ये 19 से 21 सीट बीजेपी गठबंधन को महाराष्ट्र में, और जो महाविकास अघाड़ी है उसको 26 से 28, इसमें बीजेपी की कितनी, एनसीपी अजित पवार गुट की कितनी, शिवसेना शिंदे गुट की कितनी, क्या वो भी हमने फर्क किया है? ये नहीं बताया जा सकता संदीप। साधारण उसका मुख्य कारण यह है कि पहली बात तो अभी तक ये क्लैरिटी नहीं कौन कितनी सीट पे लड़ रहा है, नंबर 1 चीज। नंबर 2 चीज क्लैरिटी नहीं है कि किस सीट पर कौन लड़ रहा है। नंबर 3 ये क्लैरिटी नहीं है कि जिस सीट पे जो लड़ रहा है उसके सामने वाला किस सीट पे कौन लड़ रहा है। तो ये महाराष्ट्र का गणित थोड़ा सा टेढ़ा है, क्योंकि आप जानते हैं 2 पार्टियां जो टूट गई उसमें जो असली हैं वो असली कह रही हैं हम हैं, सामने वाला जो उसका अधिष्ठाता है वो कह रहा है हम नकली नहीं हैं, हम असली हैं। एक तो महाराष्ट्र की उठापटक बहुत ज़्यादा हो रखी है। दूसरी चीज़, बीजेपी जहां पे खुद अपने सिंबल पे लड़ेगी, क्या उतनी ही ताकत उनको मिलेगी शिंदे और अजीत पवार के कैंडिडेट्स को, इसको अभी कहना मुश्किल है। उसी तरीके से जो महाविकास अघाड़ी है उसके जो सीटों का बंटवारा है वो कैसा होता है ये देखने लायक होता है। क्या अजीत पर अभी पवार एडवांटेज महाविकास अघाड़ी दिख रही है, और जितनी मजबूत सहयोगी या घटक शिवसेना बीजेपी के लिए साबित हुई थी, पहले तो शिवसेना बिग ब्रदर था महाराष्ट्र में, वो मजबूती एनसीपी अजित पवार गुट और शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट नहीं दे पा रहे हैं एनडीए को। देखिए ये बढ़त तो एमवीए की अभी है, इसमें कोई संदेह भाई नहीं। आधे में आ रहे हैं ना, 42 से बिल्कुल 19 से 21 पर आ गए, बढ़त है उनकी। लेकिन एक बात यहाँ पे कहना बहुत जरूरी है कि हमारे ट्रैकर में हमने जब से महाराष्ट्र के उठापटक को ट्रैक करना शुरू किया है, महाराष्ट्र विकास अघाड़ी और एनडीए के बीच का जो गैप था वो एक समय में मतलब शुरुआत में 17-18% का गैप लग रहा था, और वो कम होता जा रहा है। एक इंटरेस्टिंग फैक्टर तो ये है, नंबर 1 बात। दूसरी बात, ये गैप ये मेंटेन रहेगा अरिथमेटिक में या ये कम होगा, ये आने वाले समय में ये इस बात पे डिपेंड करता है कि किस किस सीट के ऊपर बीजेपी के सामने क्या कांग्रेस। देखिए सबसे कमजोर पक्ष क्या होगा मैं आपको बताऊं संदीप, बीजेपी और कांग्रेस का जहां मुकाबला होगा वहां बीजेपी का अपर हैंड रहेगा। पहली बात तो ये, बीजेपी एनसीपी के सामने कमजोर पड़ती है पश्चिम महाराष्ट्र में, वो प्रयत्न करेगी कि उन जगहों पे अजीत पवार को आगे करके उन पर मामला आगे बढ़ाएं। और बीजेपी और शिवसेना उद्धव गुट का जहां सामना है, बीजेपी शिवसेना का आमना सामना जहां होगा वहां कांटे के मुकाबले में बीजेपी आगे रहेगी, लेकिन जहां उद्धव सेना और शिंदे सेना का मुकाबला आमने सामने होगा वो मुकाबले में अभी भी उद्धव सेना शायद भारी पड़ेगी। तो एक सिंपैथी और वो जो देखिए मेरे शब्द नहीं है पर राजनीति में और राजनीतिक दलों के शब्द, वो गद्दारी या भगोड़े होना, वो एक सिंपैथी और वफादारी, क्या ये एक बड़े फैक्टर्स दिखाई दे रहे हैं फिलहाल? देखिए फैक्टर्स तो बड़े हैं, लेकिन संदीप एक चीज को हमें यहां समझना बहुत जरूरी है कि हम अंत में बात कर रहे हैं, अभी चाहे माहौल कुछ भी हो, अंत में बात कर रहे हैं हम लोकसभा चुनाव की। और लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव जब भी असेंबली इलेक्शन उसके 6 महीने के बाद में ही आएंगे, उन दोनों का कलेवर भी संदीप अलग होगा। हम ये बात न भूलें कि अभी तक शिवसेना कांग्रेस के अलायंस में एक्चुअली में चुनाव नहीं लड़ी है, क्योंकि पिछला चुनाव जो महाराष्ट्र का विधानसभा हुआ था वो शिवसेना बीजेपी अलायंस चुनाव जीतने के बाद में तोड़फोड़ सारी हुई, लेकिन शिवसेना का मौलिक जो वोटर आधार है वो एंटी कांग्रेसिज्म के ऊपर है। उनका वो विचारधारा का मिलान हो पाता है कि नहीं, ये और वही स्थिति एनसीपी और बीजेपी की भी है। एनसीपी का वोटर बीजेपी के कैंडिडेट को वोट देगा, ये थोड़ा सा अभी मेरे लिए हजम करना मुश्किल है, जितना मेरे लिए ये हजम करना मुश्किल है कि शिवसेना का ओरिजिनल वोटर कांग्रेस के कैंडिडेट को वोट दे देगा। तो 2 जगहों पे सबसे ज्यादा भगदड़ मचेगी, जिन जगहों पे एनसीपी का कैंडिडेट होगा
और वहां पे बीजेपी अपने समर्थकों को बोलेगी अजीत पवार के कैंडिडेट को वोट दो। यहां पे देखने लायक होगा क्या होगा। दूसरी बात, जहां पर कांग्रेस का कैंडिडेट होगा वहां पे उद्धव ठाकरे जाकर के अपने शिव सैनिक को बोले कांग्रेस को वोट दो, यह बड़ी विचित्र स्थिति होगी। इन दोनों जगहों पर मुझे लगता है कि ज्यादा ध्यान, लेकिन वो सीटें कितनी होंगी, कौन सी होंगी, ये चीजें अभी हमको पता नहीं है। आने वाले 3 महीने में से अभी खैर देवेंद्र फडणवीस ने कहा 26 सीटें हम और बाकी 22 सीटें हम गठबंधन को दे सकते हैं। अब वो होगा नहीं होगा, गठबंधन मानता है नहीं मानता है, ये भी देखने वाली बात होगी। एक दिलचस्प आंकड़ा और आपको बता दूं, पहले तो खैर मैं महाराष्ट्र पर ही चर्चा सीमित रखूंगा, लेकिन हम पूरब पश्चिम और दक्षिण की बात करें, ये 363 सीटें हैं, इनमें अभी और भी आ जाती हैं, पर सिर्फ मैं पूरब पश्चिम और दक्षिण की बात करूं तो एनडीए 145 से 175 और इंडिया 145 से 175। यह बड़ी एक दिलचस्प चीज दिखाई दे रही है। देश के 3 हिस्सों में बीजेपी के अगुवाई वाला एनडीए और कांग्रेस की अगुवाई वाला इंडिया बराबरी पर खड़े हैं। तो क्या उत्तर भारत ही नैया पार लगाएगा एनडीए की, या इंडिया वहां कुछ कमाल कर पाएगा? यह भी आने वाला वक्त हम आपको वो तस्वीर, फिलहाल की तस्वीर आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन बृजमोहन श्रीवास्तव, कमजोर कड़ी आप साबित हो रहे हैं क्या महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए? आपका गठबंधन पीछे है इंडिया के मुकाबले, महाविकास आघाड़ी के मुकाबले। मैं सोचता हूँ संदीप जी, देखिए बात सच है कि जो सर्वे होते हैं उनमें कोई ना कोई फैक्ट्स होते हैं, और वो चूंकि ग्रास रूट लेवल पे बातचीत करके इनपुट निकाला जाता है, तो मैं उस सर्वे के जो भी परिणाम है मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहता। लेकिन मैं ये बात जो कहना चाहता हूँ कि जब से एनडीए के साथ एकनाथ शिंदे साहब और हम लोगों का जब से गठबंधन हुआ है, उसके बाद से जो ज़मीनी हकीकत है उसमें बहुत बदलाव आया है। क्योंकि हमारे जो अपने कार्यकर्ता हैं उन्होंने मानसिक रूप से अपने आप को इस बात के लिए तैयार किया, और यही बात आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब की शिवसेना का भी है। उन्होंने मानसिक रूप से अपने को इस बात के लिए तैयार किया है कि हम सब लोग वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरी शक्ति के साथ चुनाव लड़ेंगे। और मैं ये देख रहा हूँ कि वहाँ पे स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ताओं के बीच में एक सामंजस्य भी पैदा हुआ है, और एक ये भावना भी पैदा हुई है कि हमको यहाँ पर बेहतर परिणाम देना है। 2-4 तो मुझे फिलहाल अभी पहले नहीं किया था सर्वे, ये भी ताजा सर्वे है। जो आपकी तैयारियां हैं उनका संज्ञान लिया है हमने इस सर्वे में, बृजमोहन भाई। नहीं, बहुत अच्छी बात है। मैं तो इसको संदीप भाई अपने लिए आई ओपनिंग मानता हूं कि हमको एक जानकारी मिली है। अब हम इसको और भी बेहतर तरीके से देखेंगे कि कहां ऐसी कमी आई है और उस कमी के पीछे क्या कारण है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार की रणनीति आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तैयार हो रही है, उसमें मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में हम 48 में से बेहतर सीटें जीत के निकलेंगे, और वहाँ जो भी आंकड़े हैं उनमें हमारा एनडीए वहाँ पे INDIA के मुकाबले ज़्यादा सीटें जीतेगा। इसका वोटर के सर्वे सर्वा हैं, वो कह रहे हैं सबसे बड़ी दिक्कत तो इस बात को लेकर आएगी, शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के साथ ज़्यादा दिक्कत नहीं बीजेपी को, लेकिन एनसीपी अजित पवार गुट जिसके आप महासचिव हैं और बीजेपी, इनका मिलान कैसे होगा? एक दूसरे को साथ मिलकर लड़ते हुए और एक दूसरे के लिए वोट मांगते दिखेंगे, मराठा उससे कितना मानने वाला है? यह हजम कर पाएगा क्या? देखिए, यही मैं आपसे कह रहा हूं, इस गंभीरता को हम लोग समझते हैं कि ये एक गंभीर मुद्दा है, और इसी को लेकर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। जब से जुलाई से, जब से हम लोगों का गठबंधन हुआ है, जब से हम लोगों ने एनडीए के साथ काम किया है, तब से लगातार हम अपने कार्यकर्ताओं को, कई बैठकें हो रही हैं, मीटिंग्स हो रही हैं। अभी करजत में हम लोगों की एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी, जिसपे करीब हम लोगों ने अपने 1000 कार्यकर्ताओं को, जो कि हमारे जो ऑफिस बेरर्स थे उनको बुलाया था। वहाँ इंटरेक्शन लगातार चल रहा है, और मैं देख रहा हूँ कि उसके मेरे सकारात्मक परिणाम भी आ रहे हैं। सीटों का बंटवारा, वो फॉर्मूला खाका तय हो गया। आप कितनी सीट लड़ेंगे? देखिए,
मैं सोचता हूँ शायद इस मुद्दे पे अभी मेरा अपनी तरफ से कुछ भी कहना शायद ठीक नहीं होगा, पर चर्चा तो चलेगी। जब राजनीतिक रूप से हम लोग साथ काम कर रहे हैं तो इस मुद्दे पे हमारे जो आदरणीय नेतागण हैं वो बैठ के बात भी करेंगे, आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। शिवसेना शिंदे गुट की बात हो गई बीजेपी से, कितनी सीटों पर लड़ेंगे आप? संदीप जी, पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि हम कोई नए बीजेपी के साथ नहीं हैं। हम 38 साल से बीजेपी के साथ लड़ रहे हैं और 2019 में भी हमने साथ में ही लड़ा था। बीजेपी का जो वोट शेयर है, हमारा वोट शेयर है वो 50% है महाराष्ट्र में, और अजीत दादा पवार का जो एनसीपी है वो 16% था जो उनको गए इलेक्शन में मिला था। दूसरी बात यह है कि जो हमने मुद्दा लड़ा था, हमने नरेंद्र मोदी जी को हमारा नेता मानकर हिंदुत्व के मुद्दे पे और बाला साहब के विचार पर 2019 की इलेक्शन लड़ी थी। आज उद्धव जी ने क्या किया कि वो जाकर कांग्रेस के साथ हाथ मिलाए। वही कांग्रेस जो सम्मान्य हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी ने कहा, जो दिन मुझे कांग्रेस के साथ हाथ मिलाना पड़े मैं मेरी दुकान बंद कर दूंगा। और आज ऐसा हुआ है कि उद्धव जी अभी जाएंगे 2024 में, तो क्या बोलेंगे महाराष्ट्र की जनता को कि गए बार हमने हिंदुत्व के नाम पे वोट मांगा और इस बार हम कांग्रेस के साथ हाथ मिला के आपके पास आए। मुझे एक चीज बताइए ना, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, सुनिए ना कृष्णा भाई, आपने कहा कि हम तो 2019 में भी चुनाव लड़े, 38 साल पुराने हम बीजेपी के सहयोगी हैं, यानी कि असल शिवसेना आप हैं, उद्धव तो कुछ नहीं है, मान लेता हूं। तो एक मिनट सुनिए ना, अरे सुनिए ना, तो सवाल तो सुनने का थोड़ा धैर्य तो रखिए। तो पिछली बार बीजेपी 25 लड़ी, आप 23 लड़े थे, तो इस बार 23 सीटों पर लड़ रहे हैं। कितनी सीटों पर लड़े? देखिए, फिर तो 23 पर आपको लड़ना चाहिए। राष्ट्रवादी कांग्रेस भी हमारे साथ आई है, तो हमें पता है कि तीनों भाइयों को जो है वो सीट शेयरिंग करनी पड़ेगी। हम ऐसे नहीं है कि उद्धव ठाकरे के जैसे संजय राउत ने बयान दिया कि 23 हम लड़ेंगे और 10 एनसीपी और शरद पवार साहब के फैक्शन और 10 कांग्रेस लड़ेगी। कांग्रेस को 10 सीट मान्य है क्या महाराष्ट्र में? कहाँ जाएंगे उनके नेता? कितनी सीट मान्य है? अभी तो 13 सांसद आपके साथ हैं। अरे इसलिए ना, और संजय राउत जो कह रहे हैं पर तो कम से कम लड़ना चाहिए आपको। बिल्कुल बिल्कुल लड़ेंगे, और 13 पर लड़ेंगे, 15 पर, 18 पर, कितनी, वही तो जानना चाह रहा हूँ। वो हम डिसाइड करेंगे। अभी हम अभी डिसाइड नहीं हुआ। 3 भाई है, जैसे चाय में शक्कर मिलता है उसी तरह हम घुल जाएंगे और अच्छी मिठास रहेगी। तो यहाँ पर ये सवाल मैं जानबूझकर प्रदीप जी इसलिए पूछ रहा था कि इंडिया वालों से ये पूछा जाता है सीटों का बंटवारा कब होगा। महाराष्ट्र तो उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अहम राज्य है राजनीतिक लिहाज से, एनडीए का भी बंटवारा नहीं हो रहा है और खुलकर कोई अभी कुछ बताने को भी तैयार नहीं है। महाराष्ट्र चिंता का सबब हो सकता है क्या? जो ये आंकड़े हम दिखा रहे हैं, 42 के मुकाबले लगभग आधे में इंडिया का आ जाना, एनडीए का आ जाना, क्या ये चिंता का सबब है? और सीटों का बंटवारा अभी यहाँ भी साफ होता नहीं दिख रहा है। इस सर्वे के आंकड़े तो ये कह ही रहे हैं कि चिंता का सबब है, लेकिन मुझे लगता है महाराष्ट्र की राजनीति का ऊंट जो है अभी किसी करवट पूरी तरह से बैठा नहीं है। उसको सेटल होने में थोड़ा समय अभी और लगेगा। जो ये 2 पार्टियां टूटी हैं, एनसीपी और शिवसेना, इनके जो धड़े बीजेपी के साथ आए हैं, ये अपने साथ विधायक और सांसद तो लेकर आए हैं, क्या वोट भी लेकर आए हैं? एक सवाल। दूसरा, उससे महत्वपूर्ण सवाल मुझे जो लगता है कि जो वोट लेकर आए हैं उसकी सिनर्जी बनेगी क्या बीजेपी के साथ, उससे तय होगा कि नतीजा क्या होगा। अगर सिनर्जी बनेगी तो मुझे लगता है कि ये गठबंधन जो है वो नंबर 1 पर होगा। सिनर्जी नहीं बनेगी तो जो अभी सर्वे में दिखाई दे रहा है उसी तरह के नतीजे आएंगे। तो कुल मिलाकर मामला ये है, अभी ग्राम प्रधान या ग्राम पंचायत के चुनाव हुए थे, उसमें जो दिखाई दिया कि उसमें जो है ये गठबंधन आगे था। यानी एक टेस्ट हुआ है छोटा सा केवल कि मतदाता किस तरह से बिहेव करेगा। अब लेकिन वो लोकसभा चुनाव में उस तरह से करेगा, इसके बारे में ये पूरा इंडिपेंडेंट भी होते हैं, बाद में अडॉप्ट कर लिए जाते हैं, वो सब मामला होता है। लेकिन कोई बहुत बड़ा सेटबैक लग गया हो इस एनडीए को, ऐसा उस चुनाव में दिखाई नहीं दिया। सीटों का बंटवारा पेच साबित हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि सीटों का बंटवारा बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। 1-2 सीट इधर उधर जो है वो एडजस्ट करने के लिए तीनों तैयार हो जाएंगे। तीनों को मालूम है कि अगर मिलकर नहीं लड़ेंगे तो तीनों डूबेंगे, अगर मिलकर लड़ेंगे तो तीनों के आगे बढ़ने की संभावना है।
क्योंकि जो शिवसेना का गुट है और एनसीपी का, उनकी नज़र ज़्यादा विधानसभा चुनाव पर होगी। बीच में सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो अभी आने किसी भी वक्त आ सकता है, कहने को वो आ रहा है बड़े महीनों से, राहुल नार्वेकर को अभी फैसला भी लेना है, उस फैसले को लेकर सख्ती भी की है सुप्रीम कोर्ट ने। क्या वो भी कुछ एक गेम चेंजर साबित हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेता है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं लेगा, फैसला स्पीकर को लेना वही 10 जनवरी तक। वही, और अगर वो नहीं लेते, जैसी टालमटोल चल रही है या जो फैसला मुझे नहीं लेते लगता कि नहीं लेंगे। सुप्रीम कोर्ट का जब उसने एक डेडलाइन तय कर दी है तो 1.5 साल तो बीत गया, उनको जो है फैसला तो लेना ही पड़ेगा, वो उसको टाल नहीं सकते। तो वो भी, वो क्या हमने फैक्टर इन किया है अपने सर्वे में? ये फैक्टर इन इस पूरे करने में इतने सारे इक्वेशन, जैसा प्रदीप जी ने अभी बोला कि महाराष्ट्र में जैसे मत दिया गई है राजनीति, और ऐसी मथी गई है जिसमें उनके न केवल पार्टियों के स्ट्रक्चर हिल गए हैं, लेकिन उनके कोर वोट के स्ट्रक्चर हिल गए। ऐसे में अगर आप बोलेंगे कि महाराष्ट्र की राजनीति को केवल 2 चीजें बताओ यशवंत जहां पे ध्यान रखना क्या होगा, तो मैं कहूंगा 2 चीजों पे ध्यान रखिए। पहली बात कि कितनी सीटों पे कांग्रेस स्वयं चुनाव लड़ती है और वहां पे शिवसेना उद्धव ठाकरे का वोटर क्या करता है। नंबर 1, कितनी सीटों पे अजीत पवार के लोग चुनाव लड़ते हैं और वहां बीजेपी का वोटर क्या करता है। इन 2 के अलावा मुझे लगता है कि अलाइनमेंट सही हो जाएगा, लेकिन ये जो सीटें हैं इनमें भरा पूरा विरोधाभास रहेगा। और हम भी एज ए पोलस्टर भी हम लगातार इस बात पे ध्यान रखेंगे अपने ट्रैकर में कि अंत में सीटें किसको बढ़ती हैं। तो कांग्रेस की सीटों पर जहां पे कांग्रेस का कैंडिडेट होने वाला है, क्या वहां पर शिवसेना का उद्धव ठाकरे का समर्थक एक्चुअली में शिवसेना को वोट देगा, कांग्रेस को वोट देगा या नहीं, ये एक डिसाइडिंग फैक्टर होगा। सिमिलरली जहां बीजेपी ने अजीत पवार के लिए सीटें छोड़ी हैं, वहां बीजेपी का वोटर क्या अजीत पवार के कैंडिडेट को वोट देगा? क्या नरेंद्र मोदी की उम्मीदवारी के नाम पर वो एक कड़वा घूंट पी जाएगा? ये जो है नीलकंठ बनने की जो तैयारी है सारे वोटर्स की, ये दोनों ये कठिन है इसको आंकना, इसको अतुल लोंढे पाटिल वो शरीर के जिस भी हिस्से में बाँछें होंगी वो थोड़ी खिली होंगी। मतलब हिंदी पट्टी के 3 राज्यों में आप बड़े उत्साहित थे पर नतीजे माकूल नहीं आए, पर महाराष्ट्र में आपने बढ़त बनाई हुई है, इत्तेफाक रखते हैं या इससे ऊपर का भी डंका पीट रहे हैं? नहीं, देखिए अभी जो चर्चाएं चल रही थी उसमें सिनर्जी की बात हो रही थी संदीप। तो सिनर्जी के लिए क्या हुआ है ये भी थोड़ा सा 219 के बाद जब महाविकास आघाड़ी आई और टूटने के बाद शिवसेना टूटी, उसके बाद एनसीपी टूटी, कुछ चुनाव हुए हैं। हमारे यहाँ हमारा जो सभागृह है वो बाइकैमरल है, हमारे विधान परिषद और विधानसभा है, और चुनाव हुए हैं एक जब दोनों धड़े साथ में थे तब, और एक दोनों धड़े टूटने के बाद। और दोनों वक्त जहां कांग्रेस का कैंडिडेट खड़ा था, जैसे नागपुर में तो बीजेपी और कांग्रेस ही है विदर्भ में ज्यादातर, और थोड़ा थोड़ा शिवसेना, थोड़ा एनसीपी है, एनसीपी बहुत थोड़ा है। वहां पर हमने टीचर्स कॉन्स्टिट्यूंसी भी जीता, वहां पर हमने ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी भी जीता। अमरावती में मिनिस्टर थे खड़े, एकदम करीबी देवेंद्र फडणवीस के डॉक्टर रंजीत पाटिल, वो भी बड़े अंतर से जो है अमरावती का ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी आ रही। ये एक बात। दूसरी बात हुआ हमारा बाय इलेक्शन पुणे का कस्बा में, तब एनसीपी साथ में था, लेकिन कांग्रेस लड़ा वो भी 28 साल के बाद में कांग्रेस ने वो करीब 11,400 वोट से वो सीट जीता। एक और कोल्हापुर में हुआ, कोल्हापुर में जाधव जी के डेथ के बाद मतलब आप ये कह रहे हैं विचारधारा का परस्पर विरोध अब खत्म हो चुका है। 4 साल से ये महाविकास आघाड़ी जो आज मौजूदा शक्ल है, इसमें टूट फूट तो खैर हुई पर वो लगातार जारी है। तो 4 साल में वैचारिक जो दिक्कतें थी वो खत्म हो गई है। नहीं, वैचारिक दिक्कतों की बात जहां तक है उससे अलग कुछ महाराष्ट्र में हो रहा है। आप एक बात समझ लीजिए कि सिनर्जी की बात हो रही है, तीनों चारों कार्यकर्ता जिस तरह का एक विश्वासघात हुआ है उसके लिए जो कार्यकर्ता साथ में खड़ा है, पवार साहब के साथ में खड़ा है या उद्धव जी के साथ में खड़ा है, वो पूरी ताकत से काम कर रहा है। कांग्रेस का कार्यकर्ता भी साथ में काम कर रहे हैं। ये कोई विचारों की वजह से टूटा नहीं है। ये बहुत बड़ा झूठ है कि हिंदुत्व बचाने के लिए अब्दुल सत्तार गए, हसन मुशरिफ गए हिंदुत्व बचाने के लिए। ये किसी और को बताइए। ये ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का है। एक तो ऐसी मजा बताता हूं आपको मैं बात कि इनवर्ड आउटवर्ड नहीं है ईडी के। ऐसे नोटिस शिवसेना के कार्यकर्ताओं को गए और बेचारे सीधा जाके बैठ के सूरत चले गए और सूरत से गुवाहाटी, गोवा, मुंबई ऐसे आए हैं। तो इनकी हिम्मत तो स्थानीय चुनाव लेने की नहीं हो रही है।
कोर्ट में प्रस्तुति नहीं हो रहे आपका हैं सीटों का बंटवारा हो सुप्रीम गया। कोर्ट में। महाविकास अघाड़ी में तीनों जो दल हैं कितनी सीट लड़ेंगे? हमने एकदम स्पष्ट तरीके से बात रखी थी, जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है वहां पर मुझे भी बैठने का मौका मिलता है। स्पष्ट तरीके से फॉर्मूला है, जो जहां जीत सकता है वो वहां लड़ेगा। ये लड़ाई अलग है, कौन कितना जीतेगा ये कोई अहम बात नहीं है। कौन कहां से जीत सकता है वही वहां लड़ेगा, कौन कहां से टक्कर दे सकता है वो लड़ेगा। जहां से शिवसेना लड़ेगी वहां एनसीपी और कांग्रेस सीधा अपने फॉर्मूला वोट तो ये होता है कि भाई 48 सीटें हैं, आप 3 दल हैं तो 16-16 सीटें लड़ेंगे, या बिग ब्रदर शिवसेना को मान लिया जाएगा, उद्धव गुट को। मैं ये समझना चाह रहा हूं आपसे। नहीं, यहाँ पे बिग और स्मॉल कुछ नहीं है, बिग और स्मॉल एकदम क्लियर बात है। जो जहां से जीतेगा वो वहां से लड़ेगा। और एक बात आप समझ लीजिए, ये आपके गठबंधन में शिवसेना ने ज्यादा सीटें जीती थी, 23 पे लड़ी, 18 जीती थी। सिचुएशन देखिए, सिचुएशन बहुत अलग है। फिर ऐसी बात है तो उनसे पूछिए, रामटेक कौन लड़ेगा? शिंदे गुट लड़ेगा या फिर बीजेपी लड़ेगा? तो मतलब अभी पेच है, कौन लड़ेगा? वही तो देखिए, यहीं पे तो पेच आ जाते हैं ना अतुल भाई। इसलिए मैंने ये सवाल ऐसे ही थोड़ा अनायास थोड़ा पूछ लिया। आनंद दुबे, तो सीटों का बंटवारा, आपकी बढ़त तो बनी हुई है, पर सीटों का बंटवारा कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, असल खेल अभी वो तय करेगा कि आंकड़े यही रहते हैं या इसमें कुछ और फेरबदल होता है? संदीप भाई नमस्ते। सबसे पहले तो आपके सी वोटर्स के और एबीपी के सर्वे को सम्मानपूर्वक बधाई देता हूं। बहुत ही सटीक सर्वे आपने दिखाया है। 2019 में एनडीए को 41 सीटें मिली थी, जो इस समय दिसंबर के महीने में घटकर 21 आ गई हैं। तो मैं नहीं समझता कि भारतीय जनता पार्टी रिपीट होने वाली है या उनकी सरकार या उनकी बहुत बड़ी संख्या आने वाली है। इससे स्पष्ट है कि नहीं, ऐसा नहीं हो रहा। दूसरी बात कि भारतीय जनता पार्टी के पास अपना खुद का एक वोट बैंक है। 27% वोट बैंक 2019 में भारतीय जनता पार्टी को मिला था, 21% के करीब शिवसेना रही। दोनों ने मिलकर एक बहुत अच्छी 41 सीटें जीती। लेकिन अब कहानी बदल गई है। भारतीय जनता पार्टी के पास उनके 27% वोट होंगे, अगर वो ऐसा मानते हैं कि भाई हमें कमजोरी नहीं, हो सकता है उनके हों। लेकिन उनके जो ये दो सहयोगी हैं, एनसीपी और शिवसेना कथित, इनके पास वोट नहीं है संदीप भाई। और इसकी मार भारतीय जनता पार्टी को यहां पर होगी और इसका फायदा कांग्रेस पार्टी, शिवसेना और शरद पवार साहब की एनसीपी को होना तय है। तो एक प्रकार से ये तो आज दिसंबर का आपका सर्वे है, मार्च तक देखिएगा, क्योंकि दो बड़ी घटनाएं घटने वाली हैं। एक, विधायकों की अपात्रता का प्रश्न चिन्ह भी खड़ा है, जो 12 जनवरी से पहले आ जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि जो एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना है और अजीत पवार जी की जो पार्टी है, उसमें किस प्रकार भगदड़ मचेगी, एक बात। दूसरी बात, एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है मराठा आरक्षण का। कई बार मनोज जरांगे पाटिल जी ने अल्टीमेटम दिया, लेकिन सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। उनका भी बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है, तलवार भी बहुत है ना? बड़ा एक ये मराठा आंदोलन पिछड़ों को किस तरह से सुनिए संदीप भाई, लामबंदी कर देगा, इसीलिए सब संभल कर बोल रहे हैं। नहीं, वो ठीक है, वो बोल रहे हो, लेकिन हम समझते हैं कि इसका एनडीए को नुकसान होना तय है। जितना एनडीए को नुकसान होगा उतना महाविकास आघाड़ी और इंडिया गठबंधन को फायदा होगा। और मैं आपको दावे के साथ बड़ी जिम्मेदारी, अदब और विनम्रता से कहता हूं कि जब मार्च का सर्वे आप दिखाएंगे तो 38 और 10 का आंकड़ा जरूर आएगा। 38 इंडिया गठबंधन, 10 एनडीए गठबंधन। देखिए, हम बाकियों की तरह नहीं है कि इनके पास एक भी नहीं आएगा। उद्धव ठाकरे गुट कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी? ये मेरा अधिकार तो नहीं है कि टेलीविजन चैनल पर बैठकर मैं बयान दूं, लेकिन 23 सीटें हम 2019 में लड़े थे, उसमें से 18 हम जीते थे। तो स्वाभाविक सी बात है कि जो जितना लड़ता है, जितना जीतता है, उसकी भागीदारी भी उतनी होती है। 18 में से 13 तो चले गए एकनाथ शिंदे के साथ, बोर्ड होती है। नहीं, 18 में से 13 तो एकनाथ शिंदे के साथ सर, वो शरीर लेके गए हैं। अच्छा, 18 में से 13 जो शरीर लेके गए हैं, उनके साथ जनता नहीं है, विचारधारा नहीं है। शरीर के जाने से क्या होता है, आत्मा तो हमारे पास है। जिस प्रकार नगर सेवक जा रहे हैं, एमपी एमएलए जा रहे हैं, वो पार्टी नहीं होते। हम तो यही चुनाव आयोग से कहते थे कि महाराज, एक बड़ा पेच है। पर उसके अलावा अभय दुबे, जो बात अभी दुबे कह रहे थे और वो सही भी कह रहे हैं
ये दो जो चीजें हैं, एक तो विधायकों की अपात्रता जी और मराठा आंदोलन, वो क्या इन आंकड़ों को घुमा भी सकता है आने वाले दिनों में? देखिए, अभी चीज़ें बिल्कुल अनिश्चित हैं। जैसे कि अभी चर्चा हो रही थी, प्रदीप जी कह रहे थे, यशवंत जी कह रहे थे, अभी चीज़ें अनिश्चित हैं। जब तक सीटों के ठीक से बंटवारे ना हों, अभी ये भी नहीं ठीक से पता है कि जो जनाधार गए हैं उन जनाधारों का किससे जुड़ाव होगा और किससे अलगाव होगा, वो कहाँ पे किस मुकाम पर। एक तस्वीर तो दिखती है कि ये कमजोर कड़ी साबित हो रहे हैं एनसीपी। देखिए, जो तस्वीर दिखती है उसकी रीडिंग मेरी थोड़ी अलग है। हाँ। मेरा कहना है कि जहां जहां पर गैर भाजपा शक्तियों का एक गठजोड़ बना हुआ है, भले ही उनमें सीटों का बंटवारा अभी ना हुआ हो, वो बंटवारा होने के लिए भी जल्दी भी है? तो वहां पर मुकम्मल एक गठबंधन बना हुआ है, वहां पर वो एनडीए को करारी टक्कर दे रहा है और मोटे तौर पर आगे भी दिखाई पड़ता है। हाँ। अब बिहार को देख लीजिए, बिहार में एक महागठबंधन बना हुआ है और वो आगे है। हाँ, वो आगे है। हाँ, आगे, अब कितना आगे, क्या आगे, ये चर्चा हो सकती है, लेकिन वो आगे है। महाराष्ट्र में गठबंधन बना हुआ है, वो आगे है। पंजाब में गठबंधन नहीं है, उत्तर प्रदेश में गठबंधन नहीं है, बहुत सी जगहों पे गठबंधन नहीं है। गठबंधन बनने की संभावना है लेकिन गठबंधन नहीं है। इसलिए यशवंत जी कितना भी सर्वे कर ले, गठबंधन नहीं होगा तो वो तो जैसी स्थिति है पार्टियों की उसी हिसाब से वो दिखाएंगे। अब इसी में 3 राज्यों की बात कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश का और उत्तर भारत का हाल हम 8 बजे दिखाएंगे, पूरी तस्वीर भी दिखाएंगे। लेकिन ये अपने आप में दिलचस्प है, क्या पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत और दक्षिणी भारत की 363 सीटों में एनडीए और इंडिया बराबर पर हैं? देखिए, इस सर्वे की जो सबसे बड़ी खूबसूरती यही है, ये सर्वे जो अभी ऊपर आंकड़ा दिखाया जा रहा है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठजोड़ और इंडिया गठबंधन दोनों बिल्कुल बराबर बराबर खड़े हुए हैं, दोनों बराबर पूर्वी भारत में और जो उत्तर भारत है, इंडिया ने ठीक ठाक प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। वो तो सब सर्वे के आंकड़े 2 दिन से चल ही रहे हैं। हाँ। और जो उत्तर भारत है, जो भारतीय जनता पार्टी का ज्यादा बड़ा कैचमेंट एरिया है, बहुत ही शक्तिशाली है भारतीय जनता पार्टी वहां पर। जब वहां के आंकड़े इसमें जोड़े जाएंगे तो वहां भारतीय जनता पार्टी तेजी के साथ रॉकेट की तरह आगे निकलते हुए दिखाई पड़ेगी। तो ये स्थिति है। अब ये भाजपा के लिए भी है कि भाजपा जब 2014 से लगातार, अच्छी खबर है इंडिया के लिए क्या एनडीए के लिए? नहीं, मेरा मानना है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए, ये भारतीय राजनीति में, चुनावी राजनीति का एक स्टेटस को है कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रभाव क्षेत्र है, जो कैचमेंट एरिया है, उसके सामाजिक जनाधार को अभी भी गैर भाजपा शक्तियां उसको डिकोड करने या उसको भेजने की इलाकों में मजबूत पकड़ नहीं कर पाई हैं। ये सीधा कह सकते हैं, बहुत जबरदस्त पकड़ है और उसका जो जनाधार है बहुत ही विस्तृत है, टिकाऊ है। पिछले 10 साल से उसके अंदर कोई इधर उधर नहीं हुआ है। पिछले उत्तर प्रदेश में जो 2022 का चुनाव था उसमें बहुत इस तरह की चर्चाएं होती थी, सारी चर्चाएं गलत साबित हुई और भारतीय जनता पार्टी वहां बहुत ही मजबूत आधार पर खड़ी हुई है। अभी तक जो गैर भाजपा शक्तियां हैं ऐसा ना कुछ कर पाई हैं, ना दिखा पाई हैं, ना इस तरह का कोई संकेत है कि वहां पे वो भाजपा के जनाधार को हिला पाएंगे। यहाँ पर दक्षिण भारत में कोई ज्यादा बदलाव नहीं है, लेकिन पूर्वी भारत में एनडीए 80 से 90 पर, इंडिया 50 से 60, ये अच्छा खासा इजाफा किया है। पूरब में क्या बदला है? देखिए, बदला यह है कि आप अगर मोटे तौर पे देखें, जिसमें 100, 200, 243 की जो एक साधारण सामान्य मैं एनालिसिस सबको देता हूं अपने दर्शकों के समझने के लिए कि 100 सीटें, टोटल 543 सीटें हैं संदीप। 100 सीटें ऐसी जहां भाजपा नाराज है, उसमें ज्यादातर दक्षिण भारत की, ठीक ना, सीधे सीधे। 200 सीटें ऐसी जहां भाजपा वर्सेस कांग्रेस की सीधी फाइट है, जहां पे भाजपा का स्ट्राइक रेट बहुत ज्यादा है, 91%, ऑलमोस्ट स्ट्राइक रेट बहुत जबरदस्त, वो अधिकांश उत्तर में है। और 243 सीटें ऐसी जहां भाजपा वर्सेस क्षेत्रीय दल। अब इन जगहों पे कांटे की लड़ाई है। यहाँ 57 से लेकर 43% तक भी है, मतलब 50 से नीचे आ जाता है। हाँ, वो भारी पड़ जाते हैं, बिल्कुल भारी पड़ जाते हैं। तो ये जो लड़ाई है ये 3 गुटों में हिंदुस्तान में ये बटी हुई है। अभी तक जो हमने 3 हिस्सों का जो ऊपर टॉप बैंड पे आपके आंकड़े चल रहे हैं उसमें मैं पूर्वी भारत का जानना चाह रहा था। वहां पर ये एनडीए देखिए आगे बहुत दिख रहा है। हाँ जी। पर दरअसल 2019 की तुलना करें तो ये एनडीए के लिए अच्छी खबर नहीं, इंडिया के लिए अच्छी खबर। इंडिया के लिए अच्छी खबर इसलिए है क्योंकि 2019 में सबसे बड़ा जो स्वीप था एनडीए का वो बिहार का था। अगर आप पूर्वी भारत की बात करें, बिहार का स्वीप जिसमें 1 सीट केवल इंडिया गठबंधन के लिए थी, अब वो महागठबंधन का आंकड़ा। अब देखिए, कोई भी, ये बात सारे समझदार जानते हैं कि
वो बोले महागठबंधन का अंक गणित चलेगा लेकिन केमिस्ट्री नहीं चलेगी, ये तमाम बातें होती हैं। लेकिन सच्चाई ये है 2015 में जो विधानसभा चुनाव बिहार के हमने देखे, उसमें महागठबंधन के गणित ने जिस तरह से रौंदा, ठीक है ना, उसमें सबको अपने दिमाग से ये कलेवर निकाल देना चाहिए कि अंक गणित के कोई मायने नहीं है। नहीं होते हैं, अंक गणित कुछ के जगह होते हैं भरपूर और मायने कुछ जगह नहीं हाँ, होते हैं। लेकिन केमिस्ट्री के भी मायने में इस बात में Yes. मानता हूं, क्योंकि जब हम देखिए, हमने जानबूझ के आंकड़े मोदी वर्सेस राहुल गांधी के जो आंकड़े निकाले, वो इसलिए निकाले ताकि एक आपको गैर कांग्रेस गैर भाजपा जो जनाधार है तमाम राज्यों में, उसका भी एक जनमानस आपको समझ में आए। और इसमें यह भी देखना पड़ेगा कौन से घटक या कौन से दल हाथ मिला रहे हैं और उनका कन्वर्ज करता है वोट बैंक या बिल्कुल मुख्तलिफ है और उसमें ट्रांसफर कराने न केवल हाथ मिला रहे हैं संदीप, महाराष्ट्र की ही तर्ज पे बिहार में भी ये बहुत महत्वपूर्ण होगा देखना कि आखिर कौन किस सीट पे चुनाव लड़ रहा है। जो स्थिति बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की होती है 200 सीटों पे, मैं आपको आज बता सकता हूं जिन जिन जगहों पे बीजेपी वर्सेस जेडीयू का मुकाबला होगा वो मामला लगभग एक तरफा जाएगा। लेकिन जहां पे बीजेपी के घटक दल वर्सेस आरजेडी का मुकाबला होगा, वहां पे मामला एक तरफा आरजेडी की तरफ जाएगा। जहां पे बीजेपी वर्सेस आरजेडी का मुकाबला होगा बिहार में, वहां कांटे की टक्कर होगी, लेकिन आरजेडी का पल्ला भारी होगा। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है देखना। जो अभय कह रहे थे, जहां पर गठबंधन है पहले से, वहां इंडिया भारी पड़ेगा या पड़ सकता है एनडीए पर। बिल्कुल, ये बीजेपी के लिए एक चुनौती है। ये चुनौती है। हाँ, यशवंत जी की बात का लाभ उठाते हुए वो ये है कि उत्तर प्रदेश का 2019 का गठजोड़ था सपा बसपा का, उसके बारे में अक्सर ही कहा जाता है गठजोड़ फ्लॉप हो गया। बात सही है, वो गठजोड़ जैसा जो उसने उम्मीदें बंधाई थी पूरी नहीं हुई, लेकिन फ्लॉप होने के बावजूद उसने भाजपा की सीटें कम की नहीं की। हाँ, 73 से 62 हो गई। कोई राष्ट्रीय केमिस्ट्री, राष्ट्रीय रसायन शास्त्र नहीं था, लेकिन उस अंकगणित के दम पर भी उनकी 10 सीटें तो कम करी नहीं थी उसने। और वो अगर उसके साथ रसायन शास्त्र भी होता तो बहुत कम कर देता। नहीं, अबे आप ही की बात को थोड़ा और आगे बढ़ा दूं। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, उत्तर प्रदेश के चारों तरफ घिरे हुए जो राज्य हैं उसे घेरे हुए। राजस्थान में 25 में से 25 एनडीए, 24 बीजेपी और 1 हनुमान बेनीवाल, 29 में से 28 मध्य प्रदेश में, बिहार में 40 में से 39, छत्तीसगढ़ में से 11 में से 9। तो उत्तर प्रदेश दरअसल परसेंटेज में, स्ट्राइक रेट में सबसे कमजोर साबित हुआ। वहां कमजोर कर दे। अच्छा, दूसरा ये है कि बाकी जगह जो है 90% से ऊपर का स्ट्राइक रेट है, उत्तर प्रदेश की वजह से फिर वो 86-87% पे आ जाता है। अच्छा, अब मैं एक और बात छोटी सी कहूंगा कि अब जैसे कि अभी उत्तर प्रदेश में सब लोग अलग अलग हैं, कल्पना भी नहीं की जा सकती कि वो उनका कैसे गठजोड़ होगा। एक कल्पना की जाए कि वहां पर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस में एक गठजोड़ होता है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, संभावना बहुत ही कम है। ये गठजोड़ होता है और साथ में इंडिया गठबंधन भी बना हुआ है पृष्ठभूमि में। कुछ ना कुछ टूटा फूटा जैसा भी हो, वो एक वैकल्पिक नैरेटिव पेश कर रहा है। ऐसी हालत में उत्तर प्रदेश भी उन राज्यों में शामिल हो जाएगा जो भाजपा को कड़ी चुनौती देंगे। लेकिन वो पर नहीं हो पाएगी, क्या हो पाएगी बात अलग है। अभी तो दूर की कौड़ी दिखाई देती है। एक बात इसमें मैं साथ में जोड़ना जरूर चाहूंगा, प्रदीप जी ने इशारा भी किया उस ओर। देखिए, ये गठबंधन की अरिथमेटिक विधानसभा चुनाव में ज्यादा बेहतर कामयाब होती है अपोजिशन के लिए। लोकसभा चुनाव में एक ओवरलैपिंग, ओवर आर्चिंग एक नैरेटिव जो मोदी फैक्टर का आता है। जैसे अगर आप बिहार में देखें मोदी वर्सेस राहुल के नंबर, तो आप पाएंगे बड़ी तादाद में नॉन बीजेपी, नॉन कांग्रेस वोटर का एक नहीं फैक्टर नहीं है। मैं वहां पे नीतीश फैक्टर है। मोदी वर्सेस नीतीश देखें तो शायद बेहतर तस्वीर आएगी। लेकिन एक आपको आश्चर्य बताएं, मोदी वर्सेस नीतीश की तस्वीर मोदी वर्सेस राहुल से भी खराब है। हाँ, तो नीतीश कुमार की जो स्थिति है अभी वहां पर, वो राहुल गांधी से भी दयनीय स्थिति में पहुंच रही है। नहीं, हम इसको प्रेसिडेंशियल फॉर्म भी बना देते हैं। ये बीजेपी के नैरेटिव को ज्यादा बीजेपी वो इसलिए समझने नहीं, ये बात सही है आपकी, कोई शक की बात नहीं है कि मोदी मैं एक छोटी सी बात कह दूं, जो मोदी जी की हस्ती है उसके मुकाबले बाकियों की हस्ती बहुत पीछे, और वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म वो ठीक है, वो एक नैरेटिव नहीं संगठन मौजूद नहीं है। नहीं, अबे भाई वो एक चीज को इतना स्ट्रेच करने का कोई मतलब नहीं होता। वो सारी चर्चा इसी बात पर केंद्रित हो जाए कि मोदी बनाम कौन, तो फिर चर्चा ही बेमानी हो जाती है, फिर वो चुनावी चर्चा नहीं हो रही है। पर यहां पर जो सवाल था प्रदीप जी मेरा, पूरब, पश्चिम और दक्षिण की अगर हम बात करें तो टक्कर बराबर की दिखाई दे रही है। ये
बीजेपी को मतलब उत्तर भारत में प्योरली मैक्स करना होगा, वही 95% से 100% का स्ट्राइक रेट लाना होगा अगर 300 का आंकड़ा पार करना है। 400 वाली स्थिति तो नहीं दिखती है अभी। नहीं, देखिए, बीजेपी को अगर 2019 की परफॉर्मेंस रिपीट करनी है तो नॉर्थ इंडिया में जो उसकी परफॉर्मेंस थी उसको भी रिपीट करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि कोई कहीं उसको जो है बहुत बड़ी छलांग नहीं मिल रही है कहीं पे ऐसा नए हाँ कि जहाँ कोई पे नया green एरिया shoots हों या कोई एक एरिया ये भी फतह कर ज्योग्राफिकल दिया। जो है एरिया में बीजेपी का विस्तार पिछले 5 सालों में नहीं हुआ है। तो इसलिए ये चुनाव एक तरह से रेप्लिकेट होगा 2019 के चुनाव की ही तरह से कि दक्षिण में बीजेपी कमजोर है, उतनी ही कमजोर है। तो बात अटकेगी आकर वही 100 200 वो 243 बहुत सीधा वो अंक जो गणित है। 200 सीटें हैं जहां बीजेपी कांग्रेस की डायरेक्ट टक्कर है, दरअसल वो 2024 का चुनाव तय करेंगे। क्या ये कहना गलत होगा प्रदीप जी? नहीं, बिल्कुल सही होगा, लेकिन उसके साथ साथ ये भी देखना होगा कि ये जो अलायंस की बातें हो रही हैं, देखिए अभी 20 तारीख को पश्चिम बंगाल के कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने आए। उन्होंने कहा कि अगर आपने अलायंस किया टीएमसी से तो कांग्रेस पार्टी खत्म हो जाएगी। हमारे जिन कार्यकर्ताओं ने बलिदान दिया उनका अपमान होगा। तो किसी भी हालत में उन्होंने कहा वो किसी अपोजिशन को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। एक बाई इलेक्शन जीते हम, वो भी तोड़ लिया। तो जो कांग्रेस की इकाई है पश्चिम बंगाल की, वो बिल्कुल खिलाफ है। उन्होंने कहा कि खत्म हो जाएगी पार्टी, लोग छोड़ देंगे बड़े पैमाने पर पार्टी उसी को लेकर तो अभी अंतर तो वो मतलब वो सीट एडजस्टमेंट पर जो बहुत सी वो चीजें टिकी द्वंद, हैं, वो बिल्कुल जायज बात वो- आप कह रहे हैं। वो- उसमें वो- अंतर कलह भी पूरे है, इक्वेशन उसमें को बदल सकता है। कौन कितनी दरियादिली दिखाता है, कौन कितना झुकने को तैयार होता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी इन तीन इलाकों की तस्वीर तो दिलचस्प है। तो बात कर रहे थे पश्चिम भारत की, जहां पर महाराष्ट्र में जो इंडिया गठबंधन है वो बढ़त बना रहा है एनडीए के मुकाबले। गुजरात 2019 की तस्वीर ही पेश करता दिख रहा है। लेकिन तीन इलाकों की जो तस्वीर अभी तक सामने आई है, पूरब, पश्चिम और दक्षिण, दिलचस्प बात यह है कि इंडिया और भारत दोनों बराबरी पर खड़े हैं। तो अब बात करेंगे उत्तर भारत की। 8 बजे इंतजार कीजिए। उत्तर में ऊंट किस करवट बैठेगा, समीकरण ऐसे ही रहेंगे या बिल्कुल पलट जाएंगे?